तो देखो ध्यान से। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पीछे जो करा वो 2025 का पेपर था और ये 2024 का पेपर है, ठीक है। इसमें हम पहले 5 मार्क्स वाले कर रहे हैं, फिर 3 वाले, फिर 2, फिर 1 वाले, ऐसे करेंगे। तो इसमें जो ये मैंने सेट भेजा है, इसमें इसके सारे सेट ही एक साथ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जरूर करना। और 18 को ही पेपर है ना तुम्हारा? 18 को फिजिकल एजुकेशन का है। अच्छा, 18 को फिजिकल एजुकेशन का, और फिजिक्स का? 20 को है। अच्छा, 20 को ही है। ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन हमारे पास कितने मार्क्स वाले हैं, ये सारे के सारे जो हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, तो इन्हीं को हम पहले स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो, इसमें से जो हमारे पास 31 क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल p vector in an external uniform electric field E vector when is the potential energy of the dipole maximum and minimum, ठीक है। तो इसने यहाँ पर पूछा है हमसे एक्सप्रेशन बताना है किसका? पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। किसके लिए? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। तो ये वाला डेरिवेशन भी हमने कर रखा है, ठीक है। कब किया था हमने? इसका एक्सप्रेशन याद है क्या कुछ? तो देखो ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा याद दिलाता हूँ मैं। हमारे पास क्या है? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दे रखा है। जैसे कि ये मान लेते हैं, ये हमारे पास क्या है? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। और इसमें हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को कंसीडर कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर ये मान लेते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस साइड से इस साइड जा रहा है, तो मतलब यहाँ पर क्या होगा? इस साइड में पॉजिटिव की दीवार होगी और इस साइड में नेगेटिव की दीवार होगी, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। और ये हमारे पास जो चार्ज है, ये हम बोल देते हैं प्लस का क्यू, और ये होगा हमारे पास माइनस का क्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास दे रखा है, एक सेकेंड। तो यहाँ पर ये हमारे पास डाइपोल है, प्लस का क्यू और ये माइनस का क्यू। अब अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पर जब भी हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो क्या होता है? इसके ऊपर फोर्स लग रहा होता है, ठीक है। अब फोर्स लग रहा होता है, तो यानी कि यहाँ पर क्या है कि अगर ये किसी एंगल पर अभी प्लेस करा गया है, रखा गया है, तो इसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ये क्या तुरंत ही टर्न हो जाएगा। टर्न होकर के कैसे हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, इसके ऊपर फोर्स कर रहा है, एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर निकाला था क्या कि टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द डाइपोल, ठीक है। याद होगा, हमने फाइंड करा था टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल कितना होता है वो। तो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल का फॉर्मूला था हमारे पास, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ठीक है। ये याद है एक्सप्रेशन? टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? पी ई साइन थीटा, जिसमें टाउ इज दी टॉर्क, ठीक है, एंड पी इज दी डाइपोल मोमेंट, एंड ई इज दी इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दी डाइपोल, ठीक, डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर जो डाइपोल की डायरेक्शन जो होती है, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है? ये वाली है। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो हमारे यहाँ पर थीटा होता है। तो हमें यहाँ पर ये एक्सप्रेशन याद है कि टॉर्क टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? पी ई साइन थीटा। हमें निकालना क्या है यहाँ पे? हमें डिराइव करना है एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी के लिए। पोटेंशियल एनर्जी मतलब यू के लिए। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिला क्या कैसे, है ना? जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी यू होता है, वो हम फाइंड कैसे करेंगे? तो हमने इसका सिंपल सा एक्सप्रेशन पढ़ा था, क्या कि जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होता है यहाँ पर? तो याद होगा वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है हमारे पास फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, एफ इनटू में डीएक्स। लेकिन क्योंकि ये जो डाइपोल है ये एक रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो वहां पर जब भी कोई भी डाइपोल रोटेट करता है, तो वहां पर फोर्स की जगह हम क्या वर्ड यूज करते हैं? टॉर्क। तो यहाँ पर फोर्स की जगह लिखा जाएगा टॉर्क, और यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिखा जाता है?
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किससे दिखाते हैं हम, डी थीटा से दिखाते हैं। और यही जो वर्क डन होता है यही किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है यू। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो इसीलिए हम इसका कर देंगे इंटीग्रेशन। तो याद होगा ऐसा हमने एक्सप्रेशन करा था, u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में टाउ इंटू में डी थीटा। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करते हैं हम, थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक का। अब यहाँ पर ध्यान देना, जो हमारे पास टाउ है, टाउ क्या है इसमें, तो ये टाउ जो हमारा टॉर्क है वो है पी ई साइन थीटा। तो यहाँ पर इस टाउ की जगह पे क्या रख देंगे, पी ई साइन थीटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास थीटा 1 से लेके थीटा 2, टाउ की जगह क्या रख देंगे यहाँ पे हम पी ई साइन थीटा इंटू में डी थीटा। ठीक है, ये यहाँ तक समझ आया, ये चीज जो मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट है, ये हम पहले कर चुके हैं डेरिवेशन। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो बता देता हूँ मैं। ये चीज समझ आया कैसे करा हमने, मानसी, आर्यन, ये चीज समझ आ रहा है। भैया एक बार फिर से बता दो। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जो हमारे पास ये जो हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना। अब इनिशियली मान लेते हैं ये स्टेबल फॉर्म है, स्टेबल फॉर्म है मतलब ऐसे ही हॉरिजॉन्टल अलाएंगे। अब इसको हॉरिजॉन्टल से उठा करके अगर हम इस तरह से किसी एंगल पर रोटेट करेंगे, ठीक है, और छोड़ देंगे तो क्या होगा, वापस से ये इसी फॉर्म में आ जाएगा, स्टेबल फॉर्म में हो जाएगा, यानी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे ही इसको हम किसी थीटा एंगल पर रोटेट करते हैं, मतलब अभी जो हमने रख रखा है इसको थीटा एंगल पे रख रखा है ना, और अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये तुरंत ही ऐसे अलाइन हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर थीटा एंगल पर इसको अभी रखा गया तो इसके अंदर क्या है कि अभी कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है ना, यानी ये स्टेबल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, स्टेबल फॉर्म में कब आएगा, जब ये हॉरिजॉन्टल यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो हमें निकालनी है। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे कैसे, तो समझना, इसको यहाँ पर थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट कराने, मान लो एग्जांपल के लिए अगर ये ऐसे पड़ा होता है, इसको हम थीटा 1 मान लेते, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना, इसको हमने क्या करा, इतना मूव करा दिया, यहाँ से यहाँ तक मूव करा दिया। अब थीटा 1 से थीटा 2 तक ले जाने में हमें जो वर्क डन करना पड़ रहा है ना, वो वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो वर्क डन का हमने ना एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कौन सा, वर्क डन इज इक्वल टू द फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर जो हम डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं है बल्कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर डी एक्स जगह क्या लिखा जाएगा, डी थीटा लिखा जाएगा, और हम फोर्स की जगह क्या लिखेंगे, टॉर्क लिखेंगे। जब भी एंगुलर मोशन आता है तो वहाँ पे हम फोर्स की जगह क्या वर्ड यूज करते हैं, टॉर्क। तो फोर्स की जगह मैंने टॉर्क लिखा है, और जो हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट उसकी जगह हमने क्या लिखा है यहाँ पर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इससे जो हमें मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है यहाँ पर, वो मिलेगा हमें स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन। ठीक है, क्योंकि छोटे से एंगल डी थीटा पर रोटेट करने के लिए जो हमने टॉर्क लगाया वो टाउ था, तो उससे स्मॉल वर्क डन हुआ होगा। लेकिन हमें टोटल वर्क डन चाहिए यानी टोटल पोटेंशियल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देंगे। अब डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, वो डब्ल्यू आ जाएगा, और यही डब्ल्यू जो है यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो इसीलिए जो इंटीग्रेशन में डी डब्ल्यू है इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू लिख सकते हैं। तो यू इज इक्वल टू क्या आता है, यू इज इक्वल टू आता है इंटीग्रेशन में टाउ इंटू में डी थीटा। अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करेंगे, तो इनिशियल एंगल हम मान लेते हैं थीटा 1 है, और फाइनल एंगल क्या है हमारे पास, थीटा 2। तो थीटा 1 से थीटा 2 पर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर ये हमें एक फॉर्म मिलता है क्या, कि जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का निकालने का फॉर्मूला आता है वो ये वाला आता है। ठीक है, ये u इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा, थीटा 1 से लेके थीटा 2। अब यहाँ टाउ की वैल्यू हमें मालूम है, टाउ की वैल्यू क्या है, टाउ मतलब यहाँ पर जो टॉर्क है वो कितना है, वो हमारे पास है पी ई साइन थीटा। ठीक है, तो इस टाउ की जगह पर क्या रखेंगे हम, पी ई साइन थीटा रख देंगे। अब पी ई साइन थीटा रख दिया तो अब क्या करना है, बस इंटीग्रेशन करना है और कुछ भी नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पर पी पी क्या है यहाँ पर, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट पी को बाहर ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई को बाहर ले सकते हैं, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता क्या है, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, तो ये याद रखना, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा, और कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से लेकर के थीटा 2। तो u इज इक्वल टू आया हम पे पी माइनस का कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। अब थीटा की जगह पे एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे
और एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा हम पे u इज इक्वल टू, इस माइनस को मैं आगे ले लेता हूँ, तो माइनस का PE और थीटा की जगह एक बार थीटा 2 रख दो, फिर माइनस में एक बार थीटा 1 रख दो, तो ये आ जाएगा cos थीटा 2 माइनस में cos थीटा 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब पोटेंशियल एनर्जी का हमने नहीं ये जनरल फॉर्म निकाल लिया, जो ये फॉर्म निकाला है हमने, ये कौन सा फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है। क्या होता है, माइनस का PE cos थीटा 2 माइनस में cos थीटा 1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका एक जो हमारे पास सबसे जनरल केस है वो हम बनाने वाले हैं। वो क्या जनरल केस है, तो जरा समझना कि जनरली क्या होता है कि हमारा थीटा वन हम मान लेते हैं कितने पर है, 90 पर है, और जो हमारे पास थीटा 2 है वो किसी एंगल थीटा पर हो सकता है। ये जनरल केस हम ले रहे हैं, तो इसके अंदर पुट करते हैं वैल्यूज को। अगर हम पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, तो देखो माइनस का PE, यहाँ पर थीटा 2 की जगह क्या रखना है, थीटा 2 की जगह रखना हमें थीटा, तो ये क्या बन जाएगा cos थीटा, माइनस थीटा 1 की जगह क्या रखना हमें, थीटा 1 की जगह रखना हमें π/2, तो यानी 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, याद है cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है 0, तो ये वाला पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया, cos थीटा और ये माइनस का P, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, u इज इक्वल टू माइनस का PE cos थीटा। ठीक है, तो ये एक हमारे पास सिंप्लीफाई फॉर्म आता है, u इज इक्वल टू माइनस का PE cos थीटा। अब यहाँ पर इसने हमसे एक और क्वेश्चन पूछा, देखो ये था सिंपल सा डेरिवेशन है, ठीक है, ये नोट्स में हमने कर रखे हैं, ध्यान रखना, वो नोट्स में एक बार पलट के देखना, ठीक है, तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे, उसमें पूरा डिटेल में ऐसे ही बता रखा है। ओके, अब यहाँ पर एक और चीज पूछा है कि कब पोटेंशियल एनर्जी जो है, ये कब पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारे पास वो मैक्सिमम होगी और मिनिमम होगी। तो ध्यान देना कि ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम किस केस में हो सकती है, तो देखो ध्यान से, अगर हम ये जो हमारे पास डाइपोल है इसको सीधे ऐसे रोटेट कर दे, मतलब यहाँ पर ये ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर अगर मैंने क्या करा, इसको ये जो डाइपोल इलेक्ट्रिक इसको पूरा ऐसे रोटेट कर दिया, तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे ले आता हूँ, नेगेटिव चार्ज को यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, ये प्लस का Q और ये माइनस का Q, तो देखो ये नेगेटिव वाला नेगेटिव को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, और उसी टाइम पे पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो ये जो हमारे पास फॉर्म है ना, ये होता है सबसे अनस्टेबल वाली फॉर्म। अनस्टेबल वाली फॉर्म मतलब यहाँ पे कितना थीटा रहेगा हमारे पास, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और जो हमारा डाइपोल की डायरेक्शन है वो कौन सी, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, मतलब इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो डाइपोल हमारा बना रहा है एंगल यानी कि P, वो इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना बना, 180 का बना, और cos 180 कितना होता है, cos 180 होता है हमारा माइनस का 1। तो ध्यान देना, अगर हम यहाँ पर इस वाले केस में थीटा की जगह 180 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, cos 180 की जगह हो जाएगा -1, माइनस माइनस प्लस, यानी u की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, प्लस का P। तो ध्यान रखना, जो हमारे पास पहला केस है कि पोटेंशियल एनर्जी हमें मैक्सिमम जब चाहिए होगा तो हम थीटा को रखते हैं 180 यानी कि पाई, ठीक है, क्योंकि cos 180 कितना होता है माइनस का 1, अगर माइनस का 1 होगा तो ये आ जाएगा माइनस का PE, और एक cos थीटा भी बताया मैंने, cos 180 -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम कितनी आती है, PE आती है। ठीक है, अब वहीं पे अगर हम बात करते हैं मिनिमम, तो मिनिमम कैसे निकालेंगे, दूसरा बी वाला केस, तो अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम चाहिए होती है तो थीटा हम लेते हैं वहां पर 0, क्यों, cos 0 कितना होता है 1 होता है, ठीक है, 90 नहीं, 90 देखो 90 करोगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, लेकिन 0 से भी हमारे पास छोटा क्या होता है, नेगेटिव में होता है। तो अगर हम यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 लेंगे तो इसके अंदर पुट करो, cos 0 कितना हो जाएगा 1, cos 0 अगर 1 होता है, cos 0 अगर 1 होता है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी हम पे, तो माइनस का PE। तो देखो ध्यान से, 0 से भी लेस क्या आ गया, नेगेटिव वाली वैल्यू आ गई। तो ये है हमारे पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, और ये वाली हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो ये ध्यान रखना, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और ये क्या हम पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये हमें
आना चाहिए। ओके, अब इसमें कोई डाउट तो नहीं, ये समझ आ गया? हाँ भैया। ठीक है, तो ये जरूर करना, बढ़िया से क्वेश्चन आते हैं, कई बार 1 मार्क्स वगैरह में भी आते हैं, पूछे जाते हैं। अच्छा हाँ, हम चाहते हैं ना यहाँ पे इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, कैसे? तो याद होगा, अगर कॉस आता है तो हम क्या यूज करते हैं, डॉट, है ना? तो इसी u को तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे, माइनस में p वेक्टर डॉट में e वेक्टर। कई बार एमसीक्यूज में ये ऑप्शंस में दे देते हैं, तो कई बार अगर माइनस पी ई कॉस थीटा, तो इसको माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे कर रखा है, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ। ये रहा, ठीक है, यहाँ पर ये कर रखा है। इसमें कंफ्यूजन मत होना ज़्यादा, यहाँ पर तुम अपने हिसाब से डायग्राम बना सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते ना, और कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग दी डाइपोल फ्रॉम दिस एंड दिस। तो इसने थीटा 1 थीटा 2 लगेगा, थीटा 0 थीटा 1 लिया, तुम थीटा 1 थीटा 2 मान सकते हो। ताऊ की वैल्यू पुट करी पी साइन थीटा, और फिर उसका क्या करा, यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट्स पुट कर दिया है, और मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या करा वहाँ पे, वही यहाँ पर 180 और 0 पुट करा है, देख सकते हो, थीटा यहाँ पर 0। तो वैसे हम कर सकते हैं। तो अब देखो, इसका एक और पार्ट था, तो वो देखते हैं। इसने क्या बोला है इस वाले पार्ट में, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ पॉइंट चार्जेस माइनस का 1 पीको कूलम। पीको मतलब क्या होता है, पीको में कितना होता है, 10 की पावर माइनस का 12, याद रखना, पीको 10 की पावर माइनस 12। माइक्रो में कितना होता है, 10 की पावर माइनस 6। मिली में कितना होता है, 10 की पावर माइनस का 3। ठीक है, तो ये वैल्यू ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स में बहुत कम आएगा। पीको के लिए 10 की पावर माइनस 12, नैनो के लिए 10 की पावर माइनस 9, मिली के लिए 10 की पावर माइनस 3, ठीक है, माइक्रो के लिए 10 की पावर माइनस का 6। ओके, ये यूज करते हैं। तो कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ पॉइंट चार्जेस माइनस 1 picocoulomb एंड प्लस 1 picocoulomb located at 0 0 and 3 mm 4 mm respectively in xy plane. An electric field E vector is equal to 1000 वोल्ट पर मीटर आई कैप। आई कैप का मतलब एक्स की डायरेक्शन, एक्स के लिए आई यूज करते हैं, वाई के लिए जे, और जेड के लिए के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है, इज स्विच्ड ऑन इन द रीजन, फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टॉर्क, कि टॉर्क कितना लग रहा होगा। ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला भी पढ़ा था हमने, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो यहाँ पर पी निकालेंगे, ई हमें दे ही रखा है, और थीटा में मालूम चल जाए तो काम बन जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ठीक है, तो देखो ध्यान से, और सिंपल भी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। कैसे करने वाले हैं, तो ध्यान दो, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको हटा देता हूँ, हाँ, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ पॉइंट चार्ज दिस एंड दिस लोकेटेड एट पोजीशन दिस। तो इसने ना कार्टेशियन फॉर्म में एक तरह से दे रखा, कार्टेशियन फॉर्म मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो हम भी वही मान लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला है कि एक पॉइंट चार्ज है -1 पीको कुलाम का, कहाँ पे रखा गया है, वो 0 0 पे रखा गया, और +1 पीको कुलाम कहाँ रखा गया, 3 4 पे। तो 0 0 मतलब ये ओरिजिन पे रखा गया है। तो यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज है, वो कौन सा चार्ज है, वो है -1 पीको कुलाम। ठीक है, ये वाला एक चार्ज है हमारे पास, इसको मैं बोल देता हूँ Q1। ठीक है, -1 पीको कुलाम। दूसरा कहाँ पर है, दूसरा है हमारे पास कहीं, मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर जो चार्ज है वो कितना है हमारे पास, वह है +1 पीको कूलम। ठीक है, अच्छा, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो वो हम अभी निकालते हैं। सबसे पहले ये वाला लोकेशन कितना है, ये लोकेशन हमारे पास है 3,4। ठीक है, 3 mm और 4 mm, ये mm में है, ध्यान रखना। अच्छा, ये हमारे पास एक चार्ज है, ये हमारे पास एक चार्ज है,
दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है तो ये एक डाइपोल बना रहा है, ठीक है। अब ये जो डाइपोल है, ठीक है, उसको एक्स वाई प्लेन में रखा गया है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन में रखा गया, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज स्विच्ड ऑन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो ये आई कैप लिखा हुआ। आई कैप का मतलब होता है एक्स की डायरेक्शन में, यानी यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो उसकी डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है, ठीक है, ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें ये दे रखी है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन, इज स्विच्ड ऑन। फाइंड द टॉर्क, हमें क्या निकालना है, टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, टॉर्क का फॉर्मूला था हमारे पास टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। चलो मुझे बताओ पी, पी कैसे मिलेगा हमें, पी क्या होता है, पी का फॉर्मूला जानते हो, डाइपोल मोमेंट का, पी का फॉर्मूला याद है क्या? Q/2A। यस, क्यू इंटू टू ए। क्यू क्या है, चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो ये -1 पिको कूलम या 1 पिको कूलम, इन दोनों में से किसी भी एक का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो 1 ही रहेगा वो। तो क्यू तो हमें मालूम है वो कितना है, 1, ठीक है। और पिको है तो पिको के लिए क्या लगा लेंगे, 10 की पावर माइनस का 12, ठीक है। 2a क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस कैसे निकालोगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, तो जरा ध्यान देना, ये जो 3,4 है, ये 3,4 का क्या मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, x, x कितना है यहाँ पे 3, और ये y क्या होता है, ये वाला है, तो ये हमारे पास 4 है। तो ये तो ट्राइंगल बन गया, और ये ट्राइंगल में अगर तुम्हें x की वैल्यू y की वैल्यू पता है, यानी यहाँ पे ये बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो ये बता सकते हो, बताओ ये कितना आएगा, ये वाली साइड पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, अंडर रूट में, तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट में 25, बाहर निकालेंगे तो 5। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये आ गया 5, 5 क्या, 5 mm। तो यहाँ पर, 5 हाँ, तो यहाँ पे हमें 5 mm मिल गया, mm मतलब 10 की पावर माइनस का 3। तो देखो हमें q भी मिल गया, हमें 2a भी मिल गया, ठीक है, ये पूरी वैल्यू मिल गई। तो बस हमें p की वैल्यू मालूम चल गई। तो टाउ इज इक्वल टू पी की जगह मैं लिख देता हूँ क्यू इंटू में 2a इंटू में ई, ई इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, कितना गिवन है, ये गिवन है हमें 1000, ठीक है, ये रहा 1000 वोल्ट पर मीटर, ये वोल्ट पर मीटर यूनिट है उसकी, तो ये 1000 गिवन है हमें। तो हमें ए की वैल्यू पता है। थीटा बता दो कैसे निकालोगे, ये थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा कैसे फाइंड करेंगे, अगर तुम्हें इस ट्राइंगल में तीनों साइड पता है तो तुम साइन थीटा भी बता सकते हो। साइन थीटा बताओ क्या है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। साइन कॉस टेन, तो ये कॉस वाला क्या था, बेस अपॉन में सॉरी, हाँ, साइन निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इज 4, परपेंडिकुलर 4 है, और हाइपोटेनस कितना हमारे पास 5 है, तो मिल गया हमें साइन थीटा। तो हमें साइन थीटा क्या है, 4/5 दे रखा है, तो सारी वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। क्यू हमारे पास कितना है, 1 इंटू 10 की पावर -12, 2a क्या है, 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, ई क्या है, ई हमारा 1000 है ना, और साइन थीटा, साइन थीटा क्या हम पे 4/5, तो 5 से 5 हो गया कैंसिल, और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बच गई हमारे पास, यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल, ये 4 आ गया, और 10 ये कट जाएगा इससे, तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 12, ठीक है। तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 क्या, यूनिट बताओ इसकी क्या आएगी, यूनिट क्या होती है टॉर्क की, टॉर्क होता है क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स के लिए न्यूटन, डिस्टेंस के लिए मीटर। तो ये हमारा आंसर है, 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 न्यूटन मीटर। तो टॉर्क की वैल्यू हमें मिल गई 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 न्यूटन मीटर। तो इसका आंसर देख लेते हैं फटाफट से। हाँ, ये रहा, ठीक है, 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 न्यूटन मीटर, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर वही चीज़ कर रखा है, ओके, देखो जरा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया।
क्लियर है? अच्छा, एक और चीज यहाँ पे बता देता हूँ जिसने मेंशन कर रखा है और पूछ भी सकता है वो, क्या पता। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है एक्स एक्सिस में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक्स के अलाउंग है, ठीक है। और जो हमारा ये डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट जो है उसकी डायरेक्शन ये वाली है, ठीक है। यानी एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है। और हमने भी पढ़ा था कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, पीई साइन थीटा। अगर इसको हम लिखें वेक्टर फॉर्म में तो कैसे लिखोगे? तो हम इसको लिखते हैं पी क्रॉस में ई। क्रॉस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर पी क्रॉस ई का मतलब ये जो टॉर्क है, इस टॉर्क की डायरेक्शन इस P और E के परपेंडिकुलर होगी। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है कि इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमें मिलती है उस ये वो वाली डायरेक्शन है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें ये एक्स एक्सिस में है और ये इसी प्लेन में है, ठीक है। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या होगा, यानी ये बाहर की तरफ आउटवर्ड या इनवर्ड हो जाएगा। तो आउटवर्ड या इनवर्ड, आउटवर्ड अगर होगा तो हम यहाँ पे डॉट लगा लेंगे, ठीक है। देखा जाए यानी कि हम इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, तो एक्स वाई प्लेन में हमारा ये है। तो हमारा जो यहाँ पर टॉर्क लगेगा वो लगेगा तीसरे एक्सिस में। तीसरे एक्सिस मतलब ये तो एक्स वाई था, तो तीसरा एक्सिस कौन सा बचा, जेड। यानी यहाँ पर टॉर्क जो लगने वाला है वो जेड डायरेक्शन लगेगा, या तो इनवर्ड लगेगा या फिर आउटवर्ड लगेगा। समझ रहे हो? अगर इनवर्ड या आउटवर्ड लगेगा तो वो कैसे चेक करना चाहो, वो चेक करना चाहो तो राइट हैंड थंब रूल से भी उसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये श्योर हो गया हमारे पास कि हमारे पास यहाँ पर डायरेक्शन क्या होनी है, जेड वाली होनी है। अब z डायरेक्शन अगर होगी तो यहाँ पर हम करते क्या है, हम यहाँ पर मतलब पॉजिटिव z होगा कि नेगेटिव z होगा ये कैसे पता कर सकते हैं? तो ध्यान रखना राइट हैंड थंब रूल से सबसे पहले हम क्या करते हैं, p के अलोंग अपने ये जो हमारे पास ये हथेली है इसके उंगलियों को रखते हैं और e के अलोंग इसे रोटेट करते हैं, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल से रोटेट करोगे तो थंब किधर इशारा कर रहा है, इनवर्ड, अंदर की तरफ। तो इससे हमें मालूम चला कि जो हमारे पास डायरेक्शन है टॉर्क की वो क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन। इसका मतलब यहाँ पे डॉट नहीं, क्या आना चाहिए, क्रॉस आएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, इनवर्ड। तो इसीलिए इनवर्ड के लिए, इनवर्ड में हमारा जेड कैसा, नेगेटिव का, तो इसने क्या लिखा है कि यहाँ पर जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव जेड की अलोंग होगा, ठीक है। समझ आया वाला चीज जो मैंने बताया यहाँ पर? समझ आया मानसी, आर्यन? हाँ भैया। ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास डायरेक्शन भी अगर पूछ ले तो बता सकते हो। अब हम आते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखो, तो इसके दोनों पार्ट हो गए हमारे पास, ये वाला भी हो गया, अरे नहीं ये तो वो दूसरा है। यहाँ पर ये वाले दोनों पार्ट हो गए हमारे पास, तो ये भी कर दिया हमने और ये भी हो गया। अब यहाँ पर इसके और में दे रखा है हमें, उस क्वेश्चन को भी हम करने वाले हैं, ठीक है। और में क्या कर रखा है तो इसको जरा समझते हैं। देखो, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट क्या दे रखा है, p वेक्टर इज इक्वल टू pi कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस माइनस q एंड प्लस q सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a इज प्लेस्ड अलोंग द x एक्सिस। हमने डाइपोल को कहाँ रखा है, x एक्सिस के अलोंग रखा है, विद इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। तो इसका सेंटर है वो कहाँ पर है, ओरिजिन पे। शो दैट द पोटेंशियल v ड्यू टू दिस डाइपोल एट द पॉइंट x इज इक्वल टू दिस, ठीक है। जो इसका डाइपोल होगा, जो इसका पोटेंशियल होगा, है ना, वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए ये, ठीक है। ये कैसे लेके आएंगे हम, तो देखो हमने ना एक्सप्रेशन किया था किसके लिए, वो डाइपोल के लिए, है ना, मतलब जिसमें पोटेंशियल की वैल्यू निकाली थी, वही वाली डेरिवेशन यहाँ पे तुम्हें करनी है, ठीक है। सिंपल है, इजी सा है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एंट दे देता हूँ। देखो, सबसे क्या बोला, पहले बोला यहाँ पे कि एक डाइपोल है, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट p वेक्टर इज इक्वल टू pi कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस माइनस q प्लस q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a इज प्लेस्ड अलोंग द x एक्सिस with its center at the origin, so that the potential v due to this dipole at a point x is very greater than a is equal to this। तो यहाँ पर
हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे डाइपोल को, और यहाँ पे क्या बोला है उसने कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज सेपरेट करे गए टू वे डिस्टेंस से अलोंग दी एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं क्या है, माइनस का क्यू है, और यहाँ पर क्या है, प्लस का क्यू है। दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, टू है। तो डिस्टेंस अगर टू ए होगा तो ये कितना हो जाएगा, ए, और ये कितना हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो इसका सेंटर है यानी ओरिजिन है ना, इससे किसी डिस्टेंस x पर रखा गया है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट हमारे पास है, मान लेते हैं a। ठीक है, यहाँ पर हमें पोटेंशियल बताना है इस डाइपोल की वजह से। तो ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये डिस्टेंस हमारे पास x। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो ध्यान से। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि इस चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा वो हम निकालेंगे, फिर इस चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा वो हम निकाल सकते हैं, और फाइनली दोनों पोटेंशियल को ऐड कर देंगे। भैया एक बार फिर से स्टार्टिंग से समझा दो क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट क्या है, p वेक्टर इज इक्वल टू पी आई, है ना। डाइपोल मोमेंट पी आई मतलब इसका जो डाइपोल है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। ये आई का मतलब होता है कि डाइपोल को हमने एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है। ओके, अच्छा, जिसमें चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू है, तो ये एक माइनस का क्यू चार्ज और एक प्लस का क्यू चार्ज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारा बना है ना सिस्टम, ये क्या है, एक डाइपोल बना है। अब इस डाइपोल के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, टू है। तो ये आधा डिस्टेंस ए हो जाएगा, ये आधा डिस्टेंस ए हो जाएगा। ये माइनस का क्यू चार्ज, ये प्लस का क्यू चार्ज हो गया। अब यहाँ पर इसने बोल रखा कि जो सेंटर है उस डाइपोल का वो ओरिजिन पर है। तो ओरिजिन पर है तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ए, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ए। ठीक है, टोटल डिस्टेंस तभी टू ए होगा। शो दैट दी पोटेंशियल v, जो पोटेंशियल आएगा वो इतना आना चाहिए, वो हमें ये बता रहा है कि पोटेंशियल क्या होना चाहिए, इतना आना चाहिए। तो कैसे लेके आएंगे, और ये भी हमें बोल रखा है कि x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। तो यहाँ पर हमने याद होगा डेरिवेशन करा था पोटेंशियल अलोंग दी एक्स, ये इक्वाटोरियल एंड एक्सियल है ना, पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन एंड द इक्वाटर, और एक जनरल वाला पॉइंट। तो तुम ये जनरल वाले पॉइंट से भी कर सकते हो और एक्सियल वाले से भी कर सकते हो। ये एक्सप्रेशन हमारा एक्सियल से आ जाएगा आसानी से, तो हम वही वाला कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले ये पॉइंट हमने माना कितना डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर है। अब सबसे पहले ये बताओ कि इस चार्ज की वजह से इस a पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज, ये वाला फॉर्मूला हमें मालूम रहना चाहिए। क्या होता है पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज, तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज होता है हम पे k q अपॉन में x, जिसमें k क्या होता है, k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, k q अपॉन में x। तो सबसे पहले मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा। तो सिंपल सा है, अगर हमें पोटेंशियल निकालना है प्लस क्यू चार्ज की वजह से, तो वो हो जाएगा k q, चार्ज हमारा प्लस क्यू है, और x क्या होगा, x होगा यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस। बताओ यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से, x माइनस ए हो जाएगा। हाँ वेरी गुड। तो ये हमारा होगा x माइनस का a। ठीक है, अच्छा, अब ये पोटेंशियल निकाला है तुमने प्लस क्यू की वजह से, अब माइनस क्यू की वजह से बताओ क्या होगा वो। यहाँ पर माइनस क्यू की वजह से अगर मैं निकालना चाहता हूँ पोटेंशियल, तो क्या हो जाएगा, तो k और q की जगह क्या लेंगे अब की बार हम, माइनस क्यू, क्योंकि पोटेंशियल में जो भी साइन रहेगा वो भी साइन आता है। तो k माइनस क्यू अपॉन में, अब डिस्टेंस बताओ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्या होगा, x प्लस में a हो जाएगा। x प्लस में a हो गया। ठीक है, तो सिंपल है, हमने प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों की वजह से निकाल लिया। अब हमें निकाला है यहाँ पर टोटल पोटेंशियल क्या होने वाला है। तो टोटल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर वही करने वाले हम कि टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए यानी v निकालने के लिए v प्लस क्यू प्लस में v माइनस क्यू ऐड कर देंगे हम। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर ऐड करते हैं। तो देखो, तो यहाँ पर टोटल पोटेंशियल क्या आ जाएगा, तो प्लस क्यू की वजह से कितना था, ये था के क्यू अपॉन एक्स माइनस का ए, और माइनस क्यू की वजह से क्या था, तो इस माइनस को मैं आगे ले सकता हूँ, तो माइनस में आ जाएगा माइनस का के क्यू अपॉन में एक्स प्लस का ए। दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में से कॉमन आ रहा है हम पे के क्यू।
तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा हम पे 1 में x माइनस का a माइनस में 1 में x प्लस का a। अब एलसीएम ले सकते हैं हम इसका, है ना। तो ये आ जाएगा के क्यू, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, ये एक बार आएगा x माइनस का a और ये आ जाएगा x प्लस का a। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये अगर इधर आएगा तो क्या आ जाएगा x प्लस का a, ठीक है, माइनस में। अब ये इधर जाएगा तो देखो माइनस यहाँ पहले से है तो इसीलिए इसको ध्यान से करना, x माइनस का a, ठीक है। तो यहाँ पर के क्यू और ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस का a माइनस का x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का a। नीचे अगर ध्यान दोगे एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला, x माइनस a और x प्लस a, क्या हो जाएगा ये x का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर, माइनस का x प्लस एक्स का, का स्क्वायर माइनस में ए हाँ, का स्क्वायर। और यहाँ पे ये a प्लस a ऐड हो जाएगा तो a प्लस a क्या हो जाएगा हम पे 2a, ठीक है। बताओ ये वाली 2a हो कौन, जाएगा। हाँ ये क्या बन रहा वैल्यू, q इंटू 2a क्या होता है, पी हो जाएगा, हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये आ गया के पी अपॉन में एक्स का स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर। तो हमने पोटेंशियल निकाल लिया इतना है। और के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है हम पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो हमारा p है, p किस डायरेक्शन में, x के डायरेक्शन में, तो अगर हम यहाँ डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे पी आई, आई कैप, पी आई कैप अपॉन में एक्स का स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर। चाहो तो ये बाद में लगा सकते हो या शो कर सकते हो कि ये लास्ट में भी शो कर सकते हो लास्ट में कि ये, अभी बताता हूँ यहाँ पे अभी हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। हम्म, तो सबसे पहले यहाँ पे एक और चीज बोला था कि x इज वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू a। तो क्योंकि यहाँ पर x बहुत बहुत ज्यादा है a से, तो a को नेग्लेक्ट कर सकते हो। अगर a को नेग्लेक्ट करेगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर p अपॉन में x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आया। अब क्योंकि ये जो हमारा डायपोल मोमेंट है वो x के अलोंग है, तो यहाँ लिखेंगे एज p इज अलोंग द x डायरेक्शन, सो उसकी डायरेक्शन को अगर शो करना चाहते हैं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और x की डायरेक्शन क्या लगाते हैं हम आई कैप, ठीक है, और यहाँ पर नीचे x का स्क्वायर। तो यही तो हमें लाना था, ठीक है, कि और यहाँ पे p वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में लेके आए हम, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे इस तरह का। तो ये हमारा p डॉट आई अपॉन में एक्स का स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन आ चुका है, ओके। तो ये हमारे हमने एक्सप्रेशन ला दिया। अगर तुम यहाँ पे आई स्टार्टिंग में भी लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, कैसे ले सकते हैं, तो ध्यान देना जरा। यहाँ पर जैसे ही हमने p बनाया था तो यहाँ पर q इंटू टू है तो इसकी डायरेक्शन x के अलॉन्ग है, तो यहाँ से भी लिख सकते हो या लास्ट में सीधे ये मेंशन कर देना कि एज p इज इन दी x डायरेक्शन, सो यहाँ पर i हम पुट कर सकते हैं, ओके। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया और इसका जो जनरल फॉर्म है उसे भी निकाल सकते हैं हम इसको। तो ये समझ आया, कोई डाउट तो नहीं इसमें, समझ आ गया मानसी, आर्यन, हाँ भैया, आ गया। ओके। तो देखो यहाँ पर आर्यन आवाज आ रही है, भैया इस बार बोल रहे थे कि डिजिटल चेकिंग होगी। डिजिटल चेकिंग होगी, क्यों कैसे, वो हम्म। एमसीक्यूज के क्वेश्चन तो नहीं आ रहे ना सिर्फ, वहां पे तो ऐसा होता है, डिजिटल चेकिंग कैसे हो सकती है। पता नहीं, आज टीचर्स बोल रही थी क्लास में आके। डिजिटल चेकिंग मतलब अगर कभी ऑप्शन वाले रहते हैं तो फिर तो वो कंप्यूटर से भी वैसे करे जा सकते हैं, बट डिजिटल चेकिंग इसमें रिटर्न में कैसे करेंगे सर। जो हम सॉफ्टवेयर में आंसर शीट की कॉपी होगी वही मोबाइल से चेक करेंगे स्क्रीन से। अच्छा, जो आंसर शीट रहेंगे तुम्हारे उसे, हाँ सर, मतलब स्क्रीन पे होगा ताकि पेजेस स्किप हो जाते हैं वो सब ना हो पाए। ह्यूमन एरर्स अवॉइड करने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, तो तुम दोगे तो पेज पर ही दोगे ना ये सब, और जा करके वो हाँ स्कैन हाँ वो स्कैन करके उसे वो करेंगे चेक वगैरह। हाँ, चेकिंग चेकिंग स्क्रीन पे होगी बस। अच्छा अच्छा,
ओके ओके, चलो देखते हैं इसमें कैसे होता है, नया पैटर्न करा उन्होंने भी। अच्छा चलो इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट समझ आ गया, अब दूसरे पार्ट में यहाँ पर समझो जरा क्या कह रहा है। Two insulated metallic sphere S1 and S2 of radii 1 centimeter and 3 centimeter respectively are charged such that both have the same density 2 by pi into 10 raised to power minus का 9 coulomb per meter square. They are placed far away from each other and connected by a thin wire. Calculate the new charge on sphere S1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समझो जरा क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन समझ आया क्या अभी जो बोला इसने? देखो, टू आइसोलेटेड मेटेलिक स्फीयर, हमारे पास क्या है, दो मेटेलिक स्फीयर है। ठीक है, यहाँ पर ये मान लेते हैं एक मेटेलिक स्फीयर है और इस मेटेलिक स्फीयर का रेडियस क्या है, यहाँ पे 1 दे रखा है, 1 सेंटीमीटर। दूसरा मेटेलिक स्फीयर है हमारे पास जिसका रेडियस क्या दे दिया उसने हमें, 3 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, रिस्पेक्टिवली आर चार्ज्ड सच दैट बोथ हैव द सेम चार्ज डेंसिटी। इसकी चार्ज डेंसिटी इसकी चार्ज डेंसिटी सेम है। चार्ज डेंसिटी क्या है, ये रही। इसकी यूनिट ध्यान रखना कूलम पर मीटर स्क्वायर है। कूलम पर मीटर स्क्वायर का मतलब ये चार्ज डेंसिटी कौन सी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, बताओ कौन सी चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है या लीनियर चार्ज डेंसिटी है? तो देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे पता, कूलम पर मीटर स्क्वायर तो सरफेस की यूनिट होती है ना। और अगर वॉल्यूम के लिए होता है तो मीटर क्यूब होता है, लाइन के लिए होता है तो पर मीटर होता है। तो ये हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये वाले अगर हम स्फीयर की बात करते हैं, इस पे चार्ज हम मान लेते हैं Q1 है। एरिया क्या है हमारे पास, एरिया हम निकाल सकते हैं 4πr² करके, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो Q1 मिल जाएगा। तो पहला काम यही करते हैं कि पहले स्फीयर पे कितना चार्ज है वो निकाल लेते हैं। तो Q1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू A1। ठीक है, और यहाँ पर कैसे निकालोगे, सेम वही, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो ये हो जाएगा Q2 अपॉन में A2। इसको इसके एरिया को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, Q2 इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A2। ठीक है, तो ये हम निकाल सकते हैं। तो सिग्मा दोनों को का पता है, एरिया भी हम निकाल सकते हैं 4πr² करके, तो दोनों के चार्ज आ जाएंगे हम पे। अब दोनों के अगर चार्ज निकालोगे तो उससे क्या फायदा है, तो ध्यान देना जरा। यहाँ पर चार्ज निकालने के बाद उसने क्या बोला है कि दे आर प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम ईच अदर, उनको बहुत दूर रखा गया, कनेक्टेड बाय द थिन वायर। अब इनको हमने कनेक्ट कर दिया है किससे, इनको हमने कनेक्ट कर दिया है एक थिन वायर से। अब यहाँ पर एक वायर लिया और इन दोनों को हमने जोड़ दिया। अब जैसे ही इनको कनेक्ट करेंगे तो क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है, यानी मान लो ये इक्विलिब्रियम वाली स्टेज बन जाएंगे। जैसे ही हमने इसको एक वायर से कनेक्ट करा है तो अब होगा क्या, अब यहाँ पर दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, है ना। चार्ज का ट्रांसफर होगा और चार्ज का ट्रांसफर होने के साथ ही साथ अब क्या होगा कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अब पोटेंशियल अगर सेम हुआ तो क्या होता है, यहाँ पर देखो चार्ज में वेरिएशन आ जाएगा। पहले चार्ज Q1 था, अब Q1 डैश हो जाएगा इसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, Q2 डैश हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल का चार्ज के साथ एक रिलेशन हमने पढ़ा है। कौन सा रिलेशन, तो याद होगा हमने पढ़ा है Q इज इक्वल टू सी वी, कहाँ पर, कैपेसिटेंस में, है ना। Q इज इक्वल टू सी वी। तो ये जो हमारा मेटेलिक स्फीयर है ये भी एक कैपेसिटर के जैसे तो काम कर रहा है। स्फेरिकल कैपेसिटर हमने पढ़ा था, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है, तो वो फॉर्मूला याद है क्या, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो एक तरीका याद रखो, ठीक है। Q इज इक्वल टू सी वी हमें मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। देखो पहले इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर, फिर आगे बताता हूँ। जो यहाँ पे खाली जगह है वहीं से ही ले लेते हैं।
सिग्मा इज इक्वल टू Q1 बाय A1 है ना, और इस A1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो Q1 कितना आ गया, सिग्मा इंटू A1। ध्यान देना Q1 इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा, सिग्मा कितना है यहाँ पे हमारे पास, तो सिग्मा हमें दे रखा है इसने, सिग्मा इज 2 बाई पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 9। तो यहाँ पर ये सिग्मा की वैल्यू रख लेते हैं, तो 2 अपॉन में पाई इंटू में 10 की पावर माइनस का 9 इंटू में एरिया, एरिया क्या होगा स्फीयर का, तो हो जाएगा 4 पाई R1 का स्क्वायर, 4 पाई R1 का स्क्वायर। R1 कितना है हमारे पास, 4 पाई R1 का स्क्वायर, R1 इज 1, 1 क्या, 1 हमारे पास सेंटीमीटर दे रखा है, देखो जरा 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू में 10⁻², सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, तो 1 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, 4 इंटू में 2 कितना आ जाएगा ये 8, ठीक है, और 10 की पावर -2 का स्क्वायर, तो यहाँ 2 इंटू 2 4, -4, माइनस का 9 माइनस का 4 कितना आएगा, माइनस का 13। तो हमने Q1 की वैल्यू निकाल ली, कितना आ गया Q1, यानी पहले स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है वो है 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 13। अब यहाँ पर हम निकालते हैं किसकी वैल्यू, Q2 की वैल्यू, Q2 यहाँ से निकल जाएगा, कैसे, तो इस A2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो Q2 इज इक्वल टू आ जाएगा हम पे, Q2 इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A2, सिग्मा वही वाला है हमारे पास, कितना, सिग्मा हमारे पास है 2 अपॉन में पाई, Q2 इज इक्वल टू 2 अपॉन में पाई इंटू 10⁻² माइनस का 9, एरिया क्या होगा 4 पाई R का स्क्वायर, R कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर, पाई से पाई को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पे 4 दूनी 8, तो 8 नहीं 72, 72 इंटू 2 4 -4, तो ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 13। तो चार्ज हमने Q2 भी निकाल लिया, कितना है 72 इंटू 10 की पावर माइनस का 13 कूलम। अब हमें Q1 और Q2 दोनों मिल गए, यानी यहाँ पर जब इसको वायर से कनेक्ट नहीं करा था हमने, तो चार्ज कितना है Q1, इस पे चार्ज कितना है हम पे Q2 है, ओके। अब क्या है कि इनको कर दिया है हमने कनेक्ट एक वायर से, जैसे ही हम वायर से कनेक्ट करेंगे तो ध्यान रखना पहली चीज क्या है कि चार्ज ना तो क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं। इनिशियली हमारे पास देखा जाए तो Q1 प्लस Q2 ये टोटल चार्ज होगा, और फाइनली जब वायर से कनेक्ट कर देंगे तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, Q1 डैश आ जाएगा, इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, Q2 डैश आ जाएगा। तो उनका भी सम अगर लेंगे हम Q1 डैश प्लस में Q2 डैश, तो वो भी क्या आना चाहिए, वो भी इक्वल ही आने चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि अगर हम वायर से कनेक्ट भले ही कर देते हैं तो चार्ज तो ऐसा नहीं कि कोई डिस्ट्रॉय या क्रिएट हो जाएगा, चार्ज तो कंजर्व है, तो इसीलिए Q1 प्लस Q2 किसके इक्वल आना चाहिए, Q1 डैश प्लस Q2 डैश के। अब यहाँ पर हम एक और चीज जानते हैं कि जैसे ही वायर से कनेक्ट करते हैं ना, वायर से कनेक्ट करने के बाद अब एक ही वायर से हमने अगर जोड़ दिया है तो ये दोनों का पोटेंशियल क्या होने वाला, सेम ही हो जाएगा, है ना, पोटेंशियल सेम हो जाएगा, मतलब अब दोनों एक ही लेवल पर आ चुके हैं। पहले क्या था उनका लेवल अलग अलग था, दोनों में चार्ज की वैल्यू अलग अलग थी, लेकिन जैसे ही वायर से हमने कनेक्ट करा तो वो क्या हो गए, दोनों सेम लेवल पे आ गए, सेम लेवल कहने का मतलब सेम पोटेंशियल पे आ गए, इसीलिए इनमें पोटेंशियल सेम है। अब पोटेंशियल अगर सेम आ गया तो पोटेंशियल चार्ज का रिलेशन हमने पढ़ा है, क्या होता है वो, तो वो हमने पढ़ा था Q इज इक्वल टू CV, क्या होता है Q इज इक्वल टू CV, तो ये रिलेशन हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे करने वाले हैं, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि हमारे पास ये कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर हमें पता रहना चाहिए, कैसे निकालते हैं, तो पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज है ना, वो कितना होता है, वो होता है KQ अपॉन में x यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, r ले रहे हैं, r मतलब उसका रेडियस, तो यहाँ पे मैं x की जगह पे क्या लिखने वाला हूँ, r, ये देखो x की जगह क्या लिखने वाले हैं, r, तो KQ अपॉन यानी कि पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, तो ये आगे KQ अपॉन r। अभी हमने पढ़ा कि Q को क्या ले सकते हैं, CV ले सकते हैं, इस Q की जगह पे क्या डाल दोगे, CV, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, V इज इक्वल टू में K, और इस Q की जगह क्या डाल दूंगा मैं, CV अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास R, ठीक है।
तो देखो जरा ध्यान से, ये हमारे पास क्या है, ये v से v को मैं काट सकता हूँ, काटेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 1 इज इक्वल टू में k की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0, और यहाँ पे क्या है, c अपॉन में r। तो बस इन सारी वैल्यूज को उठाओ, इधर भेज दो। तो c जो कैपेसिटेंस है किसी स्फीयर का, वो होता है 4πε0r। तो ये याद रखना, अगर डायरेक्टली याद है तो डायरेक्टली लिख सकते हो, अदरवाइज याद नहीं है तो इसे बना सकते हो कि कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर या कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, 4πε0r। तो यहाँ पर ये कैपेसिटेंस हमें मिल गया। तो क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम यहाँ पर हम इस Q1 की जगह पे क्या रखने वाले हैं, इस Q1 की जगह पे हम रखने वाले हैं C1 डैश इंटू वी, प्लस में यहाँ पर क्या रखने वाले हैं हम, C2 डैश इंटू में V। ठीक है, तो ये हम इस तरह से रख सकते हैं। और ये जो हमारे पास आया है पोटेंशियल V, देखो कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से हम क्या करेंगे, V को कॉमन ले लेंगे। तो C1 डैश प्लस में C2 डैश, और बाहर क्या आ जाएगा हमारे पास, बाहर आ जाएगा हमारे पास V। ठीक है, और ये है Q1 प्लस में Q2, इसको नीचे भेज दो। तो यहाँ से V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q1 प्लस का Q2 अपॉन में C1 डैश प्लस में C2 डैश। ठीक है, तो ये हमारे पास Q1 Q2 पता है हमें, है ना। C1 C2, C1 का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था 4πε0r। तो यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, V इज इक्वल टू Q1 प्लस का Q2, और इस C1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 4πε0r1 प्लस में यहाँ पे 4πε0r2, ये आ गया। और यहाँ Q1 प्लस Q2 हम निकाल चुके हैं पहले यहाँ पर, वो देखो हमें मालूम है। यहाँ पर एक थोड़ा सा इजी बना, सिंपल बना सकते हैं इसको हम, 4πε दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 4πε0 कॉमन, ऊपर Q1 प्लस का Q2, और नीचे क्या बच जाएगा हमारे पास, R1 प्लस का R2। देखो सारी वैल्यूज पता है हमें। ठीक है, 1/4πε0 कितना होता है, 9 × 10⁻⁹। Q1 प्लस Q2 कितना है, तो Q1 हम पे है 8 × 10⁻13 और 72 × 10⁻13, दोनों को ऐड कर दो। तो ये 72 और 8 कितना हो जाएगा, 80। तो ये हो जाएगा 80 × 10⁻13। ठीक है, R1 प्लस R2, R1 कितना है 1, R2 कितना है 3, तो 1 प्लस में 3 कितना हो जाएगा 4, 4 क्या सेंटीमीटर था, 10⁻2 ये करा हमने, और ये कट जाएगा इससे, तो 4 दूनी 8, 0, और 10⁻2 इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻11, तो कितना आ गया, 9 दूनी 18, 180, और 180 और 9 10 11, 10⁻2 -2 आया, इसको भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1.8 वोल्ट। तो ध्यान दो जरा, हमने पोटेंशियल निकाल लिया कि दोनों का जो पोटेंशियल है वो कितना है, वो पोटेंशियल हमारे पास है V, लेकिन हमें पोटेंशियल नहीं फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था चार्ज किसके ऊपर। तो जरा ध्यान देना, हमें फाइंड करना है चार्ज, कैलकुलेट दी न्यू चार्ज ऑन स्फीयर S1। तो देखो पोटेंशियल अगर निकाल लिया, तुम किसी भी स्फीयर के ऊपर कोई सा भी चार्ज निकाल सकते हो। कैसे, तो देखो ध्यान से, अभी हमने जो पढ़ा था कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। तो हमें क्या फाइंड करना था, पहले जो S1 स्फीयर है उसके ऊपर कितना चार्ज है। तो सिंपल है, Q1 डैश इज इक्वल टू C1 डैश V। तो मिल गया हमें आंसर यहाँ पर। तो इसको बस यही काम करना है थोड़ा सा, कि हमें जो Q1 डैश निकाला है, मतलब नया चार्ज जो निकाला है, वो कैसे मिलेगा, वो मिलेगा C1 डैश इंटू में V हमें मालूम चल गया। C1 क्या है, C1 है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस किसका, पहले वाला जो हमारे पास स्फीयर है, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, 4πε0 R1 इंटू पोटेंशियल। तो
4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो ध्यान रखना 1/4 पाई एप्सिलॉन की होती है 9 × 10 की पावर 9, ठीक है। और अगर 4 पाई एप्सिलॉन बोला है तो 1 में 9 इंटू में 10⁻9 लेंगे हम, उसका उल्टा कर दिया जस्ट मैंने। आर क्या था? 1 क्या mm, तो सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर था, तो 1 इंटू 10 की पावर -2। पोटेंशियल कितना है? 1.8। तो यहाँ पर बस सॉल्व कर लो, पॉइंट हटा लेता हूँ मैं, 10 नीचे आ गया, यहाँ पर 9 दूनी 18, 2 चला गया, और यहाँ पर क्या बच जाएगा फिर? ये ऊपर चला जाएगा 10 की पावर यहाँ पे -3 और यहाँ पे 9, 9 10 11 12, 12 यानी कि 2 इंटू 10⁻12 कूलम, ठीक है। 10 की पावर -12 को क्या बोलते थे? याद होगा, पी को। चाहो तो यहाँ तक रख सकते हो ना, यहाँ पे ऐसे उसमें भी बदल सकते हैं, तो 2 पिको कूलम, ये हमारा फाइनल आंसर आया, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ट्रिकी था और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं, ये चीज जो बताया मैंने? मानसी, आर्यन? भैया इसमें v की वैल्यू निकालने के बाद फिर क्या किया था? हमने v की वैल्यू निकाला, और v अगर हमें मालूम चल गया तो हमने ना फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर हमें q1 डैश निकालना है तो c1 डैश इंटू वी कर देंगे। अगर उसने दूसरे स्फीयर पे भी पूछा होता तो भी निकाल सकते थे। कैसे? q2 डैश क्या हो जाएगा? c2 डैश v हो जाएगा। तो यहाँ पर q1 डैश निकालना था, तो सिंपली हमने क्या करा, q1 डैश इज इक्वल टू c1 डैश v लिखा, और c1 क्या है? कैपेसिटेंस पहले वाले स्फीयर की कितनी होती है? 4 पाई एप्सिलॉन r1, और v हमारा पोटेंशियल। तो 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू क्या थी हम पे? 1 में 9 इंटू 10 की पावर 9 है ना, और r हमें पता है 1 सेंटीमीटर, और v हमें पता है, तो इसको बस सॉल्व करा और ये आंसर आ गया। अगर वो हमसे q2 पूछता तो क्या करते हम? c2 डैश v, c2 की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन r2 ले लेते इंटू में v, तो r2 भी पता है, v भी पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू पता है, तो वो सॉल्व करके वो भी निकाल सकते थे, ठीक है। आया समझ? हाँ भैया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन करना। तो इसको यहीं तक ही रखते हैं, और फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ओके। और इसके बाकी जो मतलब क्वेश्चंस वगैरह हैं उनको घर पे प्रैक्टिस करना, ठीक है। जो जो क्वेश्चन बाकी इसके सेट और भी दे रखे हैं इसमें, ठीक है, तो वो सभी यहाँ पर रिवाइज करना।